हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग महाजनपद से आगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखेंगे। महाजनपद में हम लोगों ने पढ़ा 16 महाजनपद में 4 महाजनपद शक्तिशाली थे: अवंती, मगध, कौशल और काशी। इन चारों महाजनपद में एक जनपद ऐसा भी होगा जो सभी जनपदों को अपने में समाहित कर लेगा, मगध महाजनपद, जो आगे चलकर मगध साम्राज्य यानी कि भारत को साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का काम करेगा। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सा वो चीज़ था या कौन सा हथियार था या उसके पीछे कौन सी शक्ति थी जिसने मगध को आगे बढ़ने का काम किया। यानी कि मगध के उत्कर्ष के पीछे कारण जो अन्य वो तीनों महाशक्तिशाली महाजनपद थे उन तीनों में नहीं था, और जो मगध में था जिसके बल पर मगध आगे बढ़ गया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का काम किया। तो सबसे पहले देखेंगे मगध के उत्कर्ष के कारण। ठीक है, देख रहे हैं मगध के उत्कर्ष के कारण। इनको हमने विभिन्न भागों में बांटा है, लगभग 6 भागों में। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है कृषि का विकास। मगध का जो स्थिति है, वर्तमान में स्थिति है, वो गया, पटना, बल्ला क्षेत्र है, रोहतास। तो ये जो क्षेत्र है यह क्या है, सोन और गंगा की सहायक नदियों और पुनपुन के बीच का भाग है, जो क्या है नदियों द्वारा लाई गई जलद मिट्टियों से मैदान का निर्माण किया गया है, जो काफ़ी उपजाऊ होता है। और चूँकि मगध के जो दक्षिणी एरिया था वो क्या है, लोहे का भंडार वहाँ पर मिला, जिससे नए नए आपको औजार बने जो आपको कृषि के काम में सहायता पहुँचाई। और कृषि के विकास ने मगध साम्राज्य को उत्कर्ष के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार किया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, किसी भी देश की या किसी भी समाज की अगर कृषि प्रणाली, कृषि व्यवस्था अच्छी हो तो उसका ग्रोथ होकर रहेगा, क्योंकि कृषि हमारे जो समाज का आधार होता है उसको मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि कृषि का विकास होगा तो शिल्प उद्योग का विकास होगा, जो आपको उसके डिमांड आपको कृषि उद्योग में होंगे। फिर शिल्प उद्योग का विकास होगा तो इंडस्ट्रियल का विकास होगा। ठीक है, एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो ठीक है, कृषि का विकास नदियों द्वारा जलोढ़ से निर्मित मैदान था जिसमें उपजा की मात्रा काफ़ी अधिक होती थी, क्योंकि क्या था, उपजाऊ मैदान था। और देख रहे हैं क्योंकि नदियां यहाँ पे 12 मास पानी, गंगा के सहायक नदी है, गंगा और गंगा के सहायक नदी सोन और पुनपुन, जिसके कारण सिंचाई की यहाँ उत्तम व्यवस्था थी। और यही कारण है कि कृषि का विकास वहाँ पर बहुत हुआ, यानी कि इसने मगध के उत्कर्ष के लिए आधार निर्मित करने का काम किया। अब आते हैं दूसरा, मगध का उन्नत सामाजिक दृष्टिकोण। कहते हैं आपके पास पैसा कितना भी क्यों ना हो जाए, अगर आपका समाज को देखने का नज़रिया गलत है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि आपको दृष्टिकोण में चेंज लाना होगा। यानी कि मगध का जो समाज था या वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जनता थी, वो प्रगतिशील विचारधारा की थी। उनकी सोच बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि वहाँ पर अभी भी आर्यों और ब्राह्मणों का प्रभाव काफ़ी कम था। यानी कि वहाँ पर ब्राह्मण और जो आर्य थे अभी तक पटना में या पाटलिपुत्रा या मगध में आगमन ही नहीं हुआ था। और वर्ण व्यवस्था भी वहाँ की कठोर नहीं था। वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं होने के कारण वहाँ के लोगों में एक सामाजिक एकता थी, और सामाजिक एकता होने के कारण जब सैनिकों की बहाली का बात आई तो उन्होंने चारों वर्णों से सैनिकों में बहाली लिया गया, जिससे क्या हो गया, मगध की जो सेना हुई सब शक्तिशाली हो गई। ठीक है, और कहते हैं ये जो जनता, प्रगतिशील जनता के कारण, उसके सामाजिक उन्नत दृष्टिकोण के कारण ही वहाँ पर मगध में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म का विकास को बल मिला। क्योंकि अगर मान लीजिए मगध में आर्यों का और ब्राह्मणवादी प्रभाव होता तो जैन बौद्ध तो दूर की बात है, यानी कि उसका उत्कर्ष तो होता ही नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर इसकी जो सैनिक व्यवस्था है वो भी कमज़ोर होती,
जिसके कारण जो मगध का हम लोग विकास देख रहे हैं, उत्कर्ष देख रहे हैं, वो नहीं हो पाता। यही कारण है कि उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण था बेहतरीन था, सोचने का नज़रिया बहुत ही अलग था। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ की जनता जो थी प्रगतिशील विचारधारा की थी, जो अपने अंदर के जो अवगुणों को बाहर फेंकने का ही काम करती थी और नए नए विचारधाराओं को लेने का काम करती थी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं उदारवादी विचारधारा। इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उदारवादी विचारधारा। देख रहे हैं मगध में आर्यों एवं ब्राह्मणवादी मान्यताओं का प्रभाव बहुत कम था। सभी वर्णों से सेना में भर्ती लिया गया। क्यों? क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण इनका उन्नत था, सामाजिक एकता का बल था और बौद्ध और जैन का धर्म का भी विकास इसी कारण हो पाया। ठीक है, अगला है सैन्य शक्ति का विकास। ये दो कारणों ने आपको मगध में सैन्य शक्ति के विकास को बढ़ाने का काफ़ी काम किया। क्योंकि यहाँ पर मगध का जो दक्षिण एरिया है, आपको जैसे कि अभी झारखंड का भी क्षेत्र है, जो जंगलों से परिपूर्ण था, जहाँ से आपको बहुतायत मात्रा में लकड़ी, हाथी मिलते थे। और खनिज की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि अभी झारखंड को ही खनिजों का ही प्रदेश कहा जाता है। क्योंकि वो जिस पठार पर बसा हुआ है, छोटा नागपुर का पठार, वो भारत का रूट प्रदेश है। यानी कि पूरे भारत का लगभग 40% खनिज झारखंड के छोटा नागपुर पठार में ही पाया जाता है। और वहाँ आपको लगभग हर प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो चट्टान है, यह धारवाड़ क्रम की चट्टान है, जो हम लोग ज्योग्राफी में भी इस बात को पढ़ेंगे। तो वहाँ पर खनिजों की मात्रा भी बहुत आयत थी, लकड़ी भी थी और हाथी भी थे। तो आपको लोहा के खोज ने, लोहा की ज़्यादा उपलब्धि ने आपको क्या किया? सेना के विकास को मजबूत बनाने का काम किया। जैसे कि लोहा के जो हथियार होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, लोहा के तलवार, तीर, धनुष आदि बनाए जाने लगे। लकड़ी का प्रयोग होके रथ, आपको नाव आदि का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद मगध के जो सैनिकों का सबसे बड़ा बल था हाथी का बल, वह आपको वहाँ तो बड़ी संख्या में ही हाथी मिलते थे जंगलों में, जिसके कारण वहाँ की सेना शक्तिशाली बन सकी। अब यही नहीं, आप देखेंगे वहाँ पर नए नए हथियारों का आविष्कार भी किया जाएगा। देखेंगे नए नए, जिस हथियार का नाम होगा आपको रथ मूसल, रथ मूसल, शिलाकंटक, महाशिलाकंटक, यहाँ लिख देते हैं, देखते रहिएगा आप लोग, महाशिलाकंटक। ये जो नए हथियार है, इसका आविष्कार अजातशत्रु के समय में किया जाएगा। इसका प्रयोग आप लोग वर्तमान में बाहुबली मूवी में भी देख सकते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर को क्या कहते हैं, गुलती के द्वारा फेंका जा रहा है। तो ये है, और ये रथ मुसल है, रथ के चारों ओर आपको मुसल लगाए जाते थे ताकि कोई भी सैनिक रथ के पास न भटक सके। तो ये जो नए नए हथियार का इस्तेमाल हुआ, जो उस समय के युद्ध नीति के लिए एक नया प्रयोग था और वो जीतने के लिए काम भी आया। अब देखते हैं लकड़ी का निर्माण, लकड़ी का जो उपयोग होगा रथ निर्माण में और सुरक्षा दीवार में। क्योंकि पाटलिपुत्र जो बाद में राजधानी बनी, उसके बारे में आपको कहा भी जाता है कि उसकी जो सुरक्षा दीवार थी काफ़ी मजबूत थी, जो लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त का जो महल है वो भी लकड़ी का ही बना हुआ था। इसका वर्तमान में आप उसका अवशेष आप अभी पटना के कुम्हार पार्क में एक म्यूजियम है, उसमें आप उसको देख भी सकते हैं। क्योंकि लगभग 2300 वर्ष हो गया लकड़ी का महल का, उसका जो अभी अंश है वो भी बेहतरीन है। तो उस समय कैसा रहा होगा, यानी कि देख रहे हैं सैन्य शक्ति का विकास के पीछे क्या क्या कारण थे। लोहे से औजार और हथियार मजबूत बने, जंगल से हाथी और लकड़ी प्राप्त हुआ, जिससे रथ निर्माण और सुरक्षा दीवार का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा में, शिल्प उद्योगों का विकास। कहते हैं जब कृषि का विकास होगा तो सीधी सी बात है कि उससे जुड़े जुड़े छोटे छोटे उद्योगों का भी विकास होगा। तो लोहे एवं अन्य खनिजों की प्रचुरता के कारण
उद्योग का विकास शुरू हो गया, जैसे कि लोहार का काम, सुनार का काम, रथ निर्माण वाले बढ़ई का काम, ठीक है, आपको यही नहीं हल बनाने वाले का काम, औजार, युद्ध के लिए हथियार बनाने का काम, ये सब सारे काम धीरे धीरे क्या करे जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, जिससे रोजगार का जो संख्या होगा वो भी उसमें भी वृद्धि होगी और लोग क्या हो जाएंगे, उन्नत होते जाएंगे। ठीक है, अब जो शिल्प उद्योगों का विकास था, इससे क्या होगा, व्यापार का विकास होगा। और जिस देश में या जिस राज्य में व्यापार का विकास ज़्यादा होगा, वहाँ की जो इकोनॉमिक व्यवस्था होगी काफ़ी बेहतरीन होगी, जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो कहते हैं मगध का जो स्थिति है, क्योंकि गंगा नदी किनारे है, प्लस में सोन के किनारे है, प्लस में वो गंडक उसके पास ही है, तो ये जो इसके कारण है, इसका जलीय व्यापार भी काफ़ी बेहतरीन था। और स्थलीय व्यापार ये आपको क्या कहते हैं, तक्षशिला से जुड़ा हुआ था। इसकी रोड की जो व्यवस्था थी वो भी बेहतरीन थी, यानी कि इसका स्थल मार्गीय व्यापार भी बेहतरीन था। और कहते हैं कि मगध का जो व्यापार था वो मगध के पक्ष में था। और जिसका व्यापार जिसके पक्ष में होता है, जो भी व्यापार किसी देश के पक्ष में होता है, वो उन्नत होता है या विकसित होता है। तो जलीय व्यापार और स्थलीय व्यापार दोनों मार्गों से विदेशी व्यापार होते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, यह मगध के ठीक पीछे आपको समुद्र में है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, जिससे आपको मगध के व्यापार के विकास में काफ़ी बेहतरीन सुविधा को प्राप्त किया। यही कारण है कि शिल्प और उद्योग का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा और मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाने में अपना योगदान देगा। अब आते हैं हम लोग 5वां पॉइंट, सुरक्षित राजधानी। कहते हैं किसी भी देश की या किसी भी राज्य की अगर राजधानी सुरक्षित हो तो उसका जो शासक होगा वह निश्चिंत होकर अपने विकास के काम को आगे बढ़ाएगा। तो मगध का जो दो राजधानी होगा, एक राजगिरी और दूसरा पाटलिपुत्र, दोनों क्या होगा, सुरक्षित होगा। राजगिरी के बारे में देख लीजिए, राजगिरी की राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी मगध की जो राजधानी थी राजगिरी, वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उस समय पहाड़ी चढ़ना काफ़ी कठिन था। यही कारण है कि मगध पर कोई भी शासक आक्रमण करने की सोच भी न सका, क्योंकि जब तक आप राजधानी को पराजित नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी राज्य को जीतना मुश्किल था। ठीक है, अब बाद में आगे चलकर जो पाटलिपुत्र राजधानी बना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ग्राफ यहाँ पर हमने आपके लिए बना दिया है कि जो मगध है, जो देख रहे हैं रंगीन किया हुआ है, ये जो मगध पाटलिपुत्र है, ये जो मगध है का इलाका है, ये जो रंगीन है पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्रा किसके किनारे है, गंगा और सोन के किनारे इसका निर्माण हुआ था। और इसके चारों नदियों का क्या है, घेरा है, नदियों से घिरा था। कौन कौन नदियों, गंगा देख रहे हैं, गंडक, महानंदा, पुनपुन और सोन। और यही कारण है कि कोई भी राज्य या कोई भी महाजनपद आपको पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करने की नहीं सोच सका। और चूंकि ये राजधानी सुरक्षित थी, यही कारण है कि यहाँ के जो राजा होंगे वो दूसरे महाजनपदों को जीतने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मगध के जो अभी हम लोग बताएं सुरक्षा दीवार, लकड़ी की सुरक्षा दीवार थी, काफ़ी मजबूत थी। और कहते हैं कि नदियों के घेरा के अतिरिक्त भी आपको लकड़ी की एक ऊंची दीवार का निर्माण किया गया था पाटलिपुत्रा के चारों ओर, और उसके बाद में उसमें खाई बनाया गया था, खाई में मगरमच्छ रखे गए थे। ठीक है, तो ये आपको नगर को सुरक्षित बनाने का काम किया गया था। तो सुरक्षित राजधानी ने भी मगध के उत्कर्ष के अपना योगदान दिया। अब अगला है और सबसे महत्वपूर्ण, मगध के शासकों का योगदान। कहते हैं जहाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसका कप्तान अच्छा ना हो वह आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही कारण है कि इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद अगर इसके शासक महत्वपूर्ण नहीं होते, योग्य नहीं होते, तो मगध का उत्कर्ष नहीं होता। अब मगध के जो महत्वपूर्ण शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान, इन सारों शासकों की जो नीति थी काफ़ी बेहतरीन थी। जैसे बिंबिसार जब मगध के
राजगद्दी पर विराजमान हुए तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नीति अपनाई, मित्रता की नीति। यानी कि अपने बगल के महाजनपदों से मित्रता का व्यवहार किया। जैसे कि उस समय के जो शक्तिशाली राजा थे कौशल, उनके साथ वैवाहिक रिश्ता बनाना और काशी को दहेज में प्राप्त कर लेना। फिर आपको अवंती के राजा प्रदोष से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना। इसके कारण क्या हुआ, इनका साम्राज्य सुरक्षित हो गया। इसी कारण ये अपना क्या किए, राज के विस्तार में लग गए, जैसे अंक को जीत लिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार से क्या किया, मगध के विकास करना शुरू कर दिया। क्योंकि इनके समय में काशी और अंग दो महाजनपद मगध के अंग बन गए, यानी कि मगध का विस्तार का शुभारंभ हो गया। अब अजातशत्रु ने क्या किया, खोए हुए काशी को फिर से प्राप्त किया और कहते हैं उस समय के लिच्छवी गणराज, जो विश्व के आपको प्रथम गणतंत्र के रूप में भी माना जाता है उसे, तो उसको भी अपने चतुराईपूर्ण नीति से अपने दोस्त के साथ मिलकर क्या किए, वैशाली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग ने पराक्रम के बल पर वत्स को और अवंती को जीत लिया। उसके बाद महापद्म नंद, जो कहते हैं कि एक क्षुद्र थे, उन्होंने तो कसम ही खा लिया था कि दुनिया जो भारत है या धरती से क्या करना है, क्षत्रियों का ही नाश कर देना है। और यही कारण है कि इन्होंने लगभग पूरे भारत को एक करने का काम किया। और चंद्रगुप्त ने घानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य को या मौर्य साम्राज्य को संगठित करके क्या किया, मगध को उत्कर्ष को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया। और अंत में चलकर अशोक महान ने अपनी एक शांतिपूर्ण नीति से इसे चिरस्थायी बनाने का काम किया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मगध का उत्कर्ष के पीछे इतने सारे आपको जो कारण है, इस सभी ने मिलकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे आगे चल करके मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया।